जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम यहां पे 18 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए आप करंट अफेयर्स यहां पे पढ़ रहे हैं और आज जो क्लास देख रहे हैं वो 1019 नंबर की क्लास देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे कंटेंट जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम मिलेगा, वो भी सबसे कम समय में। स्टैटिक जीके का भंडार भी है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और पहला प्रश्न है यहाँ पे दिल्ली के सीएम से रिलेटेड। जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, इसके नए चीफ मिनिस्टर अभी कौन बने आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आतिशी मरलेना। आतिशी मरलेना को दिल्ली का नया यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया है। जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पर आतिशी मरलेना यहाँ पे नई चीफ मिनिस्टर बनी है। आप यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी जो क्लास है बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास होती है और हर क्लास होती है जहां पर आपको हर स्लाइड में इमेज देखने को मिलेगी ताकि आपको हर चीज याद हो, आप रिलेट कर सकें। आतिशी मरलेना दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर हैं और जल्द ही शपथ लेंगी और ये अरविंद केजरीवाल के स्थान पर आई हैं। ठीक है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन किया है और अगर आपसे मैं पूछूं कि किस नंबर की महिला मुख्यमंत्री बनी है तो आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। यह विशेष आप याद रखिएगा। शी इज द थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। देखिए, आतिशी के पास जो चीफ मिनिस्टर तो बनी है, इनके पास और भी बहुत सारे मंत्रालय, बहुत सारे यहाँ पे मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे एजुकेशन है, टूरिज्म है, पीडब्ल्यूडी है, कल्चर है और महिला एवं बाल विकास। ये सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय इनके पास है, आतिशी जी के पास। दोस्तों, दिल्ली में जो 3 यहाँ पे महिला मुख्यमंत्री रही हैं उनमें सबसे पहली थी सुषमा स्वराज। तो सुषमा स्वराज का कार्यकाल केवल 52 डेज चला, 12 अक्टूबर 1998 से लेकर के, और ये 3 दिसंबर 1998 तक थी। ये अब हमारे बीच में नहीं रही। दूसरी शीला दीक्षित थी और तीसरी आतिशी। कल ही 17 सितंबर को ये यहाँ पे सीएम बनी है और सीएम बनने का इनका ऐलान किया गया है। आतिशी जी के जीवन पे अगर ध्यान दें तो आतिशी जी का जन्म दिल्ली में हुआ 1981 में और इन्होंने एजुकेशन में इतिहास में मास्टर्स किया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इनका जो पॉलिटिकल करियर है 2013 से स्टार्ट हुआ। 2013 में इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। अब दोस्तों, बात यहाँ पे मुख्यमंत्री की आई है तो रिसेंटली में जितने भी चीफ मिनिस्टर अभी यहाँ पे चेंज हुए हैं या बनाए या बने हैं, तो आइए यहाँ पे जानते हैं बदले हुए चीफ मिनिस्टर राज्यों के। तो मोहन चरण मांझी, मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर भी दीजिएगा। तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। किस राज्य के हैं? उड़ीसा राज्य के चीफ मिनिस्टर अभी बने हैं। एन चंद्रबाबू नायडू, तो एन चंद्रबाबू नायडू टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी से यह बिलोंग करते हैं और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला है पेमा खांडू। तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, पेमा खांडू। अगला सवाल है विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। सीजी के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय है। नायाब सिंह सैनी की हम बात करें फ्रेंड्स तो हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी हैं और मनोहर लाल खट्टर की जगह पर आए हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। लाल दुहुमा ये कहां के हैं? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पे, लाल दुहुमा कहां के हैं? ठीक है। भजन लाल शर्मा राजस्थान और यहां पर आपको ए रेवंत रेड्डी देख रहे हैं, तो ए रेवंत रेड्डी यहां पे तेलंगाना के। तो कमेंट बॉक्स पे आपको इसका आंसर देना है, ये लाल दुहुमा किस राज्य के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने, आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर रहा, दूसरा प्रश्न। हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024? ठीक है। तो यहाँ पे किताब लिखा हुआ, खिताब होगा, यहाँ पे खिताब आप लिखिए। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, खिताब है। तो दोस्तों, यहाँ पे हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता है। भारत ने हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी मैच नहीं हारा और फाइनल मुकाबला चाइना के साथ हुआ था और भारत ने चाइना को हरा करके हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। तो साथियों, भारत ने लगातार दूसरी बार और ओवरऑल 5th टाइम्स इन्होंने हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया है, 5वीं बार। और भारत ने चाइना को 1-0 से हरा करके
फाइनल का मुकाबला यहां पे जीता है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनल मुकाबला कहां पे हुआ था, तो चीन का ये जगह है, ये है हुलून बुही शहर। यहां पे मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस है, यहीं पे फाइनल मैच खेला गया था। इस टूर्नामेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत ने एक भी मैच नहीं हारा है, सारे मैच भारत ने यहां पे जीते हैं। देखिए एकमात्र जो गोल लास्ट था जो कि फाइनल मैच में हुआ, युवराज सिंह ने किया था भारत की तरफ से। देखिए 5 बार भारत ने यहां पे इस चैंपियंस को जीता है, 11, 16, 18, 2023, 2024, 5 बार इस टूर्नामेंट का भारत विजेता रहा है। अब यहां पे हम जान लेते हैं मेंस एशियन ट्रॉफी की, मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की कहां पर आयोजन हुआ, कब से हुआ, कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया। तो देखिए चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया, हुलून बुहिर शहर है, 8 से लेकर 17 सितंबर तक ये चला है, कल ये खत्म हुआ था और कल की ही न्यूज हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। टोटल टीमों की संख्या यहाँ पे 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे तीसरा स्थान किस देश का था, पाकिस्तान का था। सबसे टॉप स्कोरर कौन थे, दक्षिण कोरिया की यांग जी हुन, इन्होंने टोटल 9 गोल किए हैं। कितने, 9 गोल इन्होंने किए हैं। दोस्तों पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की जो शुरुआत है ये कब से हुई है, तो 2011 से इसकी शुरुआत हुई है। टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये एशियाई महासंघ के द्वारा, हॉकी महासंघ के द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो यहां पर इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष हैं दातो फूमियो ओकुरा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। तो साथियों यहां पे तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सलीमा इम्तियाज आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की सबसे पहली महिला एम्पायर बनी है। सलीमा इम्तियाज हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्पायर फ्रॉम विच कंट्री टू बी इंक्लूडेड इन द आईसीसी एम्पायर पैनल। तो दोस्तों पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली यहां पे देश की पहली महिला एम्पायर बन गई हैं और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, पाकिस्तान की ही है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे सलीमा इम्तियाज को दिखाता हूं। तो ये सलीमा इम्तियाज जी हैं जो कि इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर में नॉमिनेट की गई हैं और ऐसी पहली पाकिस्तानी महिला एम्पायर बन चुकी हैं। दोस्तों इम्तियाज की हम बात कर रहे हैं, तो अब ये बहुत सारे जो आईसीसी महिला टूर्नामेंट्स होंगे जहां पे महिला पार्टिसिपेट करेंगी, वहां पर अब ये अंपायरिंग कर सकती हैं। 2008 में पीसीबी की महिला एम्पायर पैनल में शामिल हुई थी और अब ये इंटरनेशनल लेवल में पहुंच चुकी हैं। दोस्तों यहां पे मैं आपको प्रथम महिलाओं के बारे में बताऊंगा। 2023-2024 में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उससे यहां पे डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए पहली वीमेन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की कौन है, तो मेरे पीछे आप आलिया नीलम को देख पा रहे हैं। आलिया नीलम ये पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। ब्रिटेन की सबसे पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर, तो यह है रैचल रिव्स। क्या नाम है इनका, रैचल रिव्स इनका नाम है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति तो क्लाउडिया शिनबाउम है, मेक्सिको की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति। मेघालय की सबसे पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो यह ईदा शीशा नोगरांग। क्या नाम है, ईदा शीशा नोगरांग इनका नाम है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यहां पे लॉन्च किया है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड जिसे डीपीआईटी कहते हैं, इन्होंने भास्कर नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या नाम इसका, भास्कर। ये वही भास्कर है जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप ऐसे रिलेट करोगे तो आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो भास्कर यहां पे इसको लॉन्च किया है। हमारे यहां पे जो उद्योग और संवर्धन मंत्री हैं इनका नाम है पीयूष गोयल। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जिसे डीपीआईटी कहते हैं, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है भास्कर। ठीक है, तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा सकता है भास्कर का, तो भास्कर स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है, भास्कर स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, यानी जो बड़े बड़े इकोसिस्टम, जो बड़े बड़े यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और जो स्टार्टअप्स बनेंगे तो ये यहां से नॉलेज ले सकते हैं किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और ये अपने आप को यहां पे रजिस्टर भी करा सकते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आगे ले जाने का मदद करेगा। तो दोस्तों जो डीपीआईआईटी होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसके वर्तमान में मिनिस्टर हैं वो है पीयूष गोयल जी, जिनका नाम मैंने आपको बताया, ये पीयूष गोयल साहब हैं। ठीक है,
चलिए, तो अब आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। 3 प्रश्नों का उत्तर। विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? दूसरा प्रश्न, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तीसरा प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर्स, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग यूएसए से हैं। भारतीय संविधान में कितनी शेड्यूल्स हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मनुष्य में शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज है। हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, सेम याद रखना, और ये है इनकस, मेलिकस और स्टेपीज, ठीक है। और टोटल दोनों कानों में 6 हड्डियां हैं, 3 इधर 3 इधर। क्लियर है? आगे बढ़ते दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अगस्त 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज रिसीव्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द अगस्त 2024? तो 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड यहां पे जाता है दुनित वेलालेक को मिला है। किसे मिला है? दुनित वेलालेक को यह अवार्ड मिला है। अब आइए इस अवार्ड के बारे में जानते हैं। तो पहले आप यहां पर देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्रीलंका के खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है, मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में, दोनों में। तो आईसीसी ने श्रीलंका के खिलाड़ियों को दुनित वेलालेक और हर्षिता समारा विक्रमा को अगस्त 2024 का प्लेयर ऑफ द मंथ यहां पे चुना है। तो दुनित वेलालेक ये मेल प्लेयर हैं और ये फीमेल प्लेयर हैं। हर महीने आईसीसी यहां पे प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है मेंस और विमेंस कैटेगरी में, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं उस महीने। तो इस बार श्रीलंका के दोनों प्लेयर को चुना गया है, ठीक है। और दोस्तों यहां पर ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब एक ही देश के 2 खिलाड़ी हैं। इसके पहले भारतीय जो मैं आपको अभी यहां पे नाम भी बता रहा हूं, तो ये है स्मृति मंधाना और दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह। तो जून महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था, तब भारतीय खिलाड़ी ये दोनों, इनको यहां पे शामिल किया गया था। अब यहां पर श्रीलंका के प्लेयर को शामिल किया गया है। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने के लिए जसप्रीत बुमराह को मिला था, और जुलाई महीने के लिए गस एटकिंसन को, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर है। वहीं पे अगर जून महीने की हम बात करें तो स्मृति मंधाना को, जो कि भारत की प्लेयर हैं, और जुलाई महीने के लिए चमारी अथापथु, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करती हैं। दोस्तों बात यहां पे आईसीसी की आई है, तो आईसीसी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए आईसीसी की स्थापना कब हुई है? 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष कौन है? देखिए अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए जय शाह, जो अमित शाह के बेटे जी हैं। और सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस इसके वर्तमान में सीईओ हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिएगा, पूछा जाएगा। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको बहुत सारे एसेट्स बता रहा हूं, और वो एसेट्स जो होते हैं वो कहां से पाए, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लाल चींटियों में किस प्रकार का एसिड होता है जो आपको काटती है तो आपको बहुत चुभता है। तो साथियों पहला प्रश्न है, जो बिच्छू का डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बिच्छू के डंक में लाल चींटियों के, यहां पे लाल चींटियां भी काटती हैं तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, ये फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। जो आप संतरा खाते हैं, जो आप नींबू खाते हैं, जो आप खट्टे फलों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों घास या फिर आपने पत्ते कभी खाए होंगे तो उसमें भी एसिड होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ये बेंजोइक एसिड कहते हैं। पालक हो गया, टमाटर हो गया, तो इसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेंगे। जो फल होते हैं, फलों के रस में एसिटिक एसिड होता है। विनेगर जो आप यूज करते हैं उसमें भी एसिटिक एसिड होता है। फिटकरी में नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। इमली या फिर आप अंगूर खाइए तो उसमें टार्टरिक एसिड होता है, उसका अलग ही आपको खट्टापन देखने को मिलता है, टार्टरिक एसिड होता है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को हमने डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखिए स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ ठीक आधे घंटे के बाद आपको यहां पे उपलब्ध हो जाती है। आप ई बुक सेक्शन में जाते हैं जहां पर आपको हर महीने की मासिक पत्रिका मिलती है, मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए जानकारी, और जो पुराने स्टूडेंट है वो आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को। मैराथन क्लास पीडीएफ यहां पर, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ आपको यहां पे मिलती है। तो जनवरी से लेकर सितंबर 9 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक यहां पे 500 एमसीक्यू के साथ हिंदी इंग्लिश माध्यम में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, ठीक है। और साथियों
टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज को आप डेली टेस्ट देते हो जहां पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और 17 सितंबर के रिजल्ट में निखिल ने टॉप किया, शुभी वाजपेयी सेकंड, सीमा शुक्ला थर्ड, विकास कुमार फोर्थ, और यहाँ पे शादाब सिक्स्थ, प्रियंका चौहान सेवेंथ, सरिता सिंह एट्थ। और देखियो एक बात आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जब वो टेस्ट देते तब वो टॉप में रहते हैं। आप जब शिफ्ट वाइज पेपर देते हो तो आप अपने शिफ्ट में टॉप में रहते हो, लेकिन रिजल्ट तो ओवरऑल का निकलता है ना। पेपर तो आपका अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो जब आपने सुबह शिफ्ट में पेपर दिया तब 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन शाम तक ऐसे 100, 200, 500, 1000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो उसमें सबसे टॉप परफॉर्म करता है तो उसकी रैंक अपडेट हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है मेरी तो शिफ्ट में फर्स्ट रैंक आई थी। अरे भैया, पूरे दिन शिफ्ट चलती है, तो आपको पूरे दिन में टॉप करना है, तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म करिए, आपका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स से आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। हर महीने जनवरी से लेकर के पूरा सितंबर तक आप हर मंथ की करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हो। ये है आपका राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च सुभद्रा योजना इन विच स्टेट? देखिए, इस स्कीम के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन कल स्पेशल लॉन्च हुआ है नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं डेट कौन सी है, कब लॉन्चिंग हुई। तो ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है, महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया सुभद्रा योजना। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का 74 नंबर का बर्थडे था, और इसी मौके पर ओडिशा की सुभद्रा योजना का शुभारंभ इन्होंने 17 सितंबर को किया है। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उसमें सशक्त बनाया जाएगा, और इनको सशक्त बनाने का लक्ष्य है। हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे, 5-5 हजार की 2 किस्तें में आपको भुगतान मिलने वाला है, हर साल 10,000 रुपए, और ये 5 सालों तक आपको मिलेगा, तो टोटल 50,000 रुपए मिलेंगे। जो 2 स्पेशल डेट हैं, जो पहली इंस्टॉलमेंट रक्षाबंधन के दिन आएगी 5,000 रुपए, और दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको 5,000 रुपीज आएगी, जो कि इंटरनेशनल वीमेंस डे पर आएगी। दोस्तों, इस योजना की जो पात्र महिलाएं हैं 21 से 60 साल की आयु की महिलाएं ही एलिजिबल हैं। तो 50,000 रुपए 5 सालों में मिलने वाला है। और दोस्तों, इसके साथ साथ सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, ताकि आप इसमें से आप पैसे निकाल सकें। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, यहां पे अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलना के किस भारतीय नौसेना नौकायान से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड दिलना के विच इंडियन नेवी विल सर्कम नेविगेट द ग्लोब बाय सेलिंग INS-V? तो देखिए, इसका नाम है INS तारिणी। देखिए, INS तारिणी की मदद से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने जा रही हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलना के। तो आप ये देखिए, बड़े भाग्यशाली हैं, पर थोड़ा डर भी लगता है अगर आप कभी समुद्र में गए हो और समुद्र में जिस प्रकार से लहरें चलती हैं और आपकी नाव ऊपर नीचे होती है, तो अपने आप ही आपका दिल ऊपर नीचे हो जाता है। पर ये पूरी दुनिया घूमेंगी और रोमांचक सफर में जा रही हैं। भारतीय नौसेना की 2 महिला ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना की, और जल्द ही समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने जा रही हैं। ठीक है, INS तारिणी नाम आप याद रखिएगा, जिसमें सवार होकर के पूरी दुनिया का ये चक्कर लगाएंगी। तारिणी इनको तारण कर देगी। ठीक है, तो दोस्तों, ये केरल की रहने वाली है कमांडर दिलना, और 2014 में नौसेना में कमीशन की गई थी। तो केरल के कोझिकोड से रहने वाली दिलना। ठीक है, वहीं पे पुडुचेरी के मूल निवासी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, 2017 में नौसेना में शामिल हुई थी। तो इस प्रकार से आपको इनका जो राज्य भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, INS तारिणी ने 2017 में भी ऐसी एक यात्रा की थी, नाविका सागर परिक्रमा अभियान, पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। वापस से पूरी दुनिया का भ्रमण कराने जा रहे हैं तारिणी। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर। पिछले वाला प्रश्न 7वां था, ये 8वां प्रश्न है। 8वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? वेयर इज 8th इंडिया वाटर वीक बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो 8वां भारत जल सप्ताह का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें जल संरक्षण और जल की महत्व के बारे में यहां पे समझाया जा रहा है, और ये 17 से स्टार्ट होगा, 20 तक चलेगा। 17 सितंबर कल से स्टार्ट हुआ है। 8वां भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया जा रहा है, और ये देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। आप यहाँ पे इमेज में, तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कार्यक्रम 17 से स्टार्ट होगा, 20 सितंबर तक चलेगा।
देखिए भारत का सबसे बड़ा जो कन्वेंशन सेंटर जो माना जाता है वो भारत मंडपम है और इसमें इसका आयोजन किया जा रहा है। और इससे भी बड़ा आपको कमेंट बॉक्स से बताना, इससे भी बड़ा एक कन्वेंशन सेंटर आपका तैयार है, अभी उसका इनॉग्रेशन होना है, तो बताइए वो कौन सा है। भारत मंडपम में G20 की मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो भारत जल सप्ताह का जो मुख्य उद्देश्य है, हम कैसे वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं और किस प्रकार से हम वाटर का संरक्षण कर सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है। तो देखिए यहां पे समावेशी जल विकास और प्रबंधन की साझेदारी और सहयोग, इस बार का इसका विषय सब्जेक्ट है पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट, यानी सभी राज्य मिलकर के जल का संरक्षण करें और जल को बचाएं, स्वच्छ जल का इस्तेमाल करें। 2012 में पहली बार भारतीय जल सप्ताह का आयोजन किया गया था और इस बार 8वां यहां पे किया जा रहा है और इसमें जो भागीदार मंत्रालय है वो पंचायती राज मंत्रालय है जो इसे ऑर्गेनाइज करा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां पे इसी मौके पे भारत जल सप्ताह के मौके पर एक अंतरराष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2024 का भी आयोजन किया जा रहा है, इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस से मतलब क्या है कि हम जब भी खाना खाएं, हम अगर कोई भी खाने वाली चीज का इस्तेमाल करें तो हाथ धुल के खाएं और रेगुलर हाथ धोते रहें ताकि कीटाणु और जो यहाँ पे वायरस है, बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर ना प्रवेश करे। तो इस मुद्दे पर भी यहाँ पे चर्चा की गई है। अब दोस्तों बात यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की आई है, सम्मेलन की, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट सम्मेलन कॉन्फ्रेंस को रिवाइज कराने वाला हूं और मेरे साथ सभी रिवाइज करेंगे। तो हरित हाइड्रोजन पे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये कहां पे आयोजन किया गया? न्यू दिल्ली में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये कहां पे आयोजित किया? लखनऊ में किया गया है, लखनऊ यूपी में इसका आयोजन किया गया है। भारत और जापान के बीच में 2+2 वार्ता, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया अभी रिसेंटली में। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत, यहां पे इंडिया यहां पे कर रहेगा। ठीक है, भारत इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, 9वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, पहला हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज फर्स्ट हैदराबाद लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए पहला हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया गया है, 17 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को हमने विश्व ओजोन दिवस मनाया था, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया था और 14 सितंबर को हमने राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था। तो तीनों दिवस मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 17 सितंबर को यहां पे पहला हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी घोषणा 2024 मार्च महीने में ही की गई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, कि 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा हुई थी। अब सवाल उठता है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस है क्या? तो देखिए यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत अहम भूमिका थी, जो भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं, भारत के आयरन मैन कहे जाते हैं, जिन्होंने सबको जोड़ने का काम किया, देसी रियासतों का। तो यहां पे हैदराबाद में निजामों का शासन था, ये नहीं चाहते थे कि ये भारत के अंडर आए, तो हमने फिर इनको मार मार के भगाया और वहां पे किसका शासन रखा? भारत का शासन, भारत के अंडर उसे रखा। तो उसमें बहुत सारे जो शहीद थे इस ऑपरेशन में, वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो मतलब बहुत सारे हमारे जो सैनिक थे वो शहीद हो गए और उन्हीं को याद किया जाएगा हैदराबाद को आजाद कराने में इनकी अहम भूमिका के लिए। इसीलिए यहां पे 17 सितंबर को यह दिवस बनाया जाएगा। ठीक है, तो हैदराबाद जो है 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद 13 महीने तक यहां पे निजामों का शासन आपको देखने को मिला है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के शासन को यहां पे खत्म कर दिया गया था। इसी वजह से इसे मनाया जाता है 17 सितंबर को। अब दोस्तों हाल ही में घोषित किए गए बहुत सारे दिवस हैं जो इस साल घोषित हुए, आइए उस दिवसों को भी यहां पे रिवाइज कर लेते हैं। तो संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो इस साल से मनाया जाना स्टार्ट किया गया है, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। नो नॉनवेज डे यूपी में मनाया जाएगा, 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे यहां पे मनाया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को ये मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की याद में। समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है, 11 फरवरी को। प्रेरणा दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है, प्रेरणा दिवस। ठीक है, अगला है समानता दिवस, इक्वलिटी डे। तो इक्वलिटी डे 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म दिवस पर यहां पे मनाया जाता है। ठीक है, 14 अप्रैल।
दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। एनपीएस वात्सल योजना का शुभारंभ किसने किया? हु हैज लॉन्च्ड एनपीएस वात्सल स्कीम? तो देखिए निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हैं और इन्होंने स्टार्ट किया, निर्मला सीतारमण जी ने एनपीएस वात्सल स्कीम। तो आखिर एनपीएस वात्सल स्कीम है क्या, आइए यहां पे जानते हैं। तो ये जो स्कीम है ये नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल योजना है, ठीक है। जो नाबालिग हैं, जिनकी एज 18 साल से कम है और उनके फादर मदर, उनके पेरेंट्स यहाँ पे चाहते हैं कि वो यहाँ पे इनके लिए पैसे जमा करें और जब वो वयस्क हो जाएंगे तो वो उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो निर्मला सीतारमण ने अपने 2024-25 के भाषण में ही इसकी घोषणा करी थी, एनपीएस वात्सल योजना की। तो एनपीएस वात्सल योजना को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। विशेष रूप से युवाओं के लिए यह तैयार की गई स्कीम है। तो माता पिता जो पेरेंट्स हैं अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाता खोलेंगे और उनके रिटायरमेंट के लिए दीर्घकालिक बचत कर सकते हैं, ठीक है। यानी रिटायरमेंट जो रिटायर होंगे तब उनके लिए यहाँ पे बचत कर सकते हैं, फिर उनका इस्तेमाल होगा। तो बालिग होने के बाद इस योजना को नियमित एनपीएस खाते में बदला जाएगा और बाद में फिर जो पेरेंट्स है इसका पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे एनपीएस में निवेश कर सकता है। 40 की उम्र के बाद 20 साल तक हर महीने रेगुलर निवेश करना होगा आपको और स्कीम में मैच्योरिटी के बाद 60% रकम आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों एनपीएस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको टैक्स में भी राहत मिलेगी, ठीक है। बाकी 40% जो रकम होगी वो हर महीने आपको पेंशन मिलेगी। 60% की मैच्योरिटी हो जाएगी तब आप निकाल सकते हैं। 40% जो आपका यहाँ पे हर महीने एज अ पेंशन आपको मिलेगी, ये एनपीएस का फायदा है। अब दोस्तों 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पे खत्म होने के बाद अब यहाँ पे हम RRR पे पहुंच चुके हैं, जहां पे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन करेंगे। तो मेरे साथ आप सभी तैयार हैं? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सैयद रफत अहमद किस देश के नए चीफ जस्टिस बने? मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे आप आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बने हैं। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में। मुनाल सैटेलाइट किस देश का सैटेलाइट है? इसके प्रक्षेपण में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किसकी सहायता करेगा? तो नेपाल का ये सैटेलाइट है। कहां का है? नेपाल का है। यूट्यूब की पूर्व सीईओ कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सुजान वोज्स्की। सुजान वोज्स्की यहां पे यूट्यूब की पूर्व सीईओ थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। मिस टीन ग्लोबल 2025 भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो ये मृण्मयी डे रिप्रेजेंट करेंगी भारत को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अगस्त को मनाया जाता है, आजादी स्वतंत्रता के एक दिन पहले। 2024 में भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये 78वां स्वतंत्रता दिवस था जो सेलिब्रेट किया गया। किस भारतीय पैरा सेटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत को सस्पेंड किया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली किसकी अपील को खारिज कर दिया है? तो विनेश फोगाट की इस अपील को खारिज किया गया है। एम्फिल तूफान ने किस देश को अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है? तो एम्फिल तूफान ने यहां पे जापान को प्रभावित किया है, जापान को अफेक्ट किया है। प्यारे साथियों कल था 17 सितंबर और 17 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़ा है। 76 नंबर के एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पे किया गया? तो लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया। वंदे मेट्रो का नया नाम क्या रखा गया है? तो वंदे मेट्रो का नया नाम है नमो भारत रैपिड रेल। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 2024 में पहला स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का सबसे पहला स्थान इसमें रहा है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। बेल्जियम अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनमोल खराब ने इसे जीता है। भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को यह अवार्ड यहां पे दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा शुरू की है? तो राजस्थान ने यहां पे चिकित्सा शिक्षा हिंदी में स्टार्ट की है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया।
किस देश ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना अपने हिस्से का कार्य शुरू करने की घोषणा करी है? तो ये अफगानिस्तान यहां पे इसे स्टार्ट करने वाला है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में आज हम एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए यहां पे देखते हैं, यहां पे पर्यावरण से संबंधित प्रश्न और सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे देना। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारे की वजह से, एचजी की वजह से, मरकरी की वजह से होता है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ओस्लो नॉर्वे में इसे स्थापित किया गया है, इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? तो जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको अवशोषित करती है। डॉप्सन इकाई का उपयोग किस पे किया जाता है? तो डॉप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज यहां पे 18 सितंबर के करंट अफेयर्स का और जीके का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, तो आप सभी टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। विष्णुदेव साय किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय हैं। चिकित्सा सेवा महानिदेशक अपॉइंट होने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इंडस्ट्री में आता है। सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को एक साल में कितने रुपए मिलेंगे? तो एक साल में टोटल 10,000 रुपए मिलेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट रक्षाबंधन में, दूसरा इंस्टॉलमेंट अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। प्यारे साथियों आपके लिए प्रश्न है, पहला हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। और प्यारे साथियों यहाँ पे आप स्टैटिक जीके की बुक देख रहे हैं। ये स्टैटिक जीके की बुक है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आज पेज नंबर आपको पढ़ के आना है 8 और 9, और कल आपका 10 और 11 होगा। और अब हम यहाँ पे पेजों की संख्या बढ़ाएंगे। आपके पास बुक आ गई होगी, मुझे फीडबैक दीजिएगा बुक कैसी है। और ये बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया गया है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगला सेशन आने वाला है, उसके लिए आप वेट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।